हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्टार्ट करेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 को समझने के लिए हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की टाइमलाइन पर नज़र डालनी होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की टाइमलाइन में 1757 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर है। इस साल बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। इस बैटल से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र एक ट्रेडिंग कंपनी थी, बट साल 1757 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी के साथ साथ एक पॉलिटिकल पावर भी बनती जा रही थी और ये धीरे धीरे अपना कंट्रोल पूरी इंडिया में बनाने में कामयाब हो गई। और इस तरह शुरुआत हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल की। बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के दौरान इंडिया के डिफरेंट सेक्शंस और सोसाइटीज़ परेशान थे, चाहे वो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के रूलर हों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले सिपाही हों, ज़मींदार हों, पीजेंट्स हों, ट्रेडर्स हों, आर्टिशंस हों, पंडित्स हों या फिर मौलवी। सभी के सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज से एडवर्सली इफेक्टेड थे। साल 1757 से साल 1857 तक यानी इन 100 सालों में बहुत सारे रिलीजियो पॉलिटिकल वायलेंस हुए, ट्राइबल मूवमेंट्स हुए, पीजेंट सप्राइजिंग्स हुई, सिविल रेबेलियंस हुए, बट इन सभी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सप्रेस कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन सभी रेबेलियंस और मूवमेंट्स को सप्रेस करने में कामयाब रही, क्योंकि ये रेबेलियंस या मूवमेंट या तो किसी पर्टिकुलर रीजन में हो रहे थे या सोसाइटी का एक पर्टिकुलर सेक्शन इसमें इन्वॉल्व था, यानी इन सभी रेबेलियंस का कैरेक्टर लोकल था। बट 1857 में एक ऐसी चिंगारी लगी जिसने एक बड़े रिवोल्ट का रूप ले लिया, एक ऐसे रिवोल्ट का जिसने इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें हिला के रख दी। ये चिंगारी आखिर थी क्या, इसे समझते हैं। हुआ क्या कि 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में नई राइफल्स इंट्रोड्यूस की थी। ये राइफल्स थी पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल मस्केट। कहा जाता है कि ये राइफल्स पुरानी राइफल्स से ज़्यादा बेहतर थी, बट बेहतर किस सेंस में थी, इसे समझने के लिए ओल्ड राइफल से जुड़े दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। किसी भी राइफल के इस हिस्से को बैरल कहा जाता है। ये 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। इन राइफल्स में लेड से बनी हुई बुलेट का इस्तेमाल होता था। बैरल के ऊपर से इन बुलेट्स को लोड किया जाता था, बट बुलेट लोड करने से पहले गन पाउडर लोड किया जाता था और उसके बाद बुलेट को लोड किया जाता था। गन पाउडर और बुलेट को लोड करने के बाद एक रैम रोड से बुलेट को पुश करके उसे सही लोकेशन तक ठोका जाता था। तो इन सब के लिए एक सिपाही को एटलीस्ट 2 बैग्स कैरी करने होते थे। एक में भरा होता था गन पाउडर और दूसरे में बुलेट्स। बट अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि बुलेट लोड करने का प्रोसेस कितना टाइम कंज्यूमिंग और कम्बरसम है। उसके ऊपर से गन पाउडर कम या ज़्यादा लोड हो जाए तो उसकी अलग प्रॉब्लम है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए पैटर्न 1853 राइफल्स के लिए एक व्यवस्था की गई। यहाँ पर गन पाउडर और बुलेट एक कागज़ के सिलेंड्रिकल पैकेट में पैक कर दिए गए, जिसे कार्ट्रिज कहा गया। अब सिपाहियों को गन पाउडर और बुलेट्स के लिए अलग अलग से पैकेट्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं थी। साथ ही साथ नपी तुली मात्रा में गन पाउडर भी इन कार्ट्रिजेस में अवेलेबल होता था। इसीलिए सिपाहियों की ये टेंशन भी ख़त्म हो गई कि गन पाउडर कम या ज़्यादा ना हो जाए। बट फिर भी सिपाही इन कार्ट्रिजेस को लेकर खुश नहीं थे। और ये खुश क्यों नहीं थे, ये समझने के लिए हमें कार्ट्रिजेस की बनावट को समझना चाहिए। कार्ट्रिजेस जो हैं वो बेसिकली सिलेंड्रिकल फॉर्म के थे और इन कार्ट्रिजेस के ऊपर की जो आउटर सरफेस है वो बेसिकली एक रैपिंग पेपर की थी, जिसके अंदर गन पाउडर भरा होता था और नीचे की साइड में होती थी एक लेड से बनी हुई गोली यानी बुलेट। इन कार्ट्रिजेस की लाइफ को बढ़ाने के लिए इन कार्ट्रिजेस की आउटर सरफेस को एनिमल फैट से ग्रीस किया जाता था, ताकि मॉइस्चर या बारिश में ये ख़राब ना हो जाए। इन कार्ट्रिजेस को ऊपर से इस रैपिंग पेपर को फोल्ड करके पुड़िया की तरह बंद किया जाता था। ये भी ग्रीस रैपिंग पेपर से ही बना होता था। इस कार्ट्रिज का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी सोल्जर को इस कार्ट्रिज के इसी हिस्से को दांतों से काट कर हटाना होता था। इस पोर्शन को काट के तोड़ने के बाद कार्ट्रिज में भरे गन पाउडर को राइफल के बैरल में लोड करना होता था। गन पाउडर लोड होने के बाद फाइनली बुलेट को भी राइफल के बैरल में लोड करना होता था। उसके बाद रैम रोड से अंदर की तरफ उसे ठोकते हुए सही जगह पर ले जाना होता था। इस प्रोसेस के बाद राइफल फायर करने के लिए रेडी हो जाती थी। आप देख सकते हैं कि पुरानी राइफल की अपेक्षा में ये जो नया प्रोसेस है ये काफ़ी कन्वीनियंट है। बट सोल्जर्स को इस बात से समस्या थी कि रैपिंग पेपर को लार्ड एंड टेलो से ग्रीस किया गया है। लार्ड मतलब सूअर की चर्बी से निकलने वाला फैट और टेलो मतलब कैटल, शीप या फिर बीफ। और लार्ड एंड टेलो ग्रीस्ड इस पेपर को सिपाही अपने मुंह में डालने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि सूअर इस्लाम में निषेध है, इसे हराम माना जाता है और हिंदू धर्म में गाय पूजनीय है। तो सोल्जर चाहे हिंदू हो या मुसलमान,
किसी को भी ये गवारा नहीं था कि ये कार्ट्रिज उसके मुंह में डाली जाए, क्योंकि ऐसा करने का मतलब होगा धर्म भ्रष्ट करना। एक बात और, ये ग्रीस कार्ट्रिजेस क्या वाकई पोर्क फैट या फिर बीफ से बनी हुई थी, या फिर सिर्फ ये केवल एक अफवाह थी? इसके बारे में कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि सिपाही इस बात से कन्विंस थे कि ये पोर्क और बीफ ही है, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी इस बात को हमेशा से नकार रहे थे। खैर, बात कुछ भी हो, सिपाहियों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स तो हर्ट हो ही चुके थे। और फिर क्या था, मिलिट्री कैंटोनमेंट से सिपाहियों के रिसेंटमेंट्स की खबर आनी शुरू हो गई। उड़ीसा के बहरामपुर में 19th नेटिव इन्फेंट्री ने फरवरी 1857 में नए कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से मना कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 19th नेटिव इन्फेंट्री को डिसबैंड कर दिया गया। इन्हें मार्च 1857 में डिसबैंड किया ही था कि वेस्ट बंगाल के बैरकपुर से 34th नेटिव इन्फेंट्री की खबर आई। यहाँ पर एक सिपाही जिसका नाम मंगल पांडे था, उसने अपनी यूनिट के सर्जेंट मेजर पर गोली चला दी। इसके लिए 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसके बाद अवध की 7th अवध रेजिमेंट ने भी 3 मई 1857 को अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर मानने से मना कर दिया और इन्हें भी डिसबैंड कर दिया गया। अब ये चिंगारी बड़ा रूप लेते जा रही थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 24 अप्रैल 1857 को थर्ड नेटिव कैवलरी, कैवलरी मतलब घुड़सवार, थर्ड नेटिव कैवलरी के 90 घुड़सवारों ने नए कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से मना कर दिया। 90 में से 85 को तो तुरंत प्रभाव से डिसमिस कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया 10 सालों के लिए। बट मेरठ में स्टेशन दूसरे सोल्जर्स जो थे वो इस घटना से आंदोलित हो चुके थे। जिस दिन इन 85 सोल्जर्स को जेल में डाला गया था, उसके अगले ही दिन यानी 10 मई 1857 को इन्होंने अपने साथी सिपाहियों को जेल से आज़ाद करवा दिया। जो भी ऑफिसर्स बीच में आए वो मारे गए और शुरुआत हो गई 1857 रिवोल्ट की। तो हमने देखा कि मेरठ से 1857 रिवोल्ट की शुरुआत हो गई। बट क्वेश्चन ये है कि हम 1857 रिवोल्ट की शुरुआत मेरठ से क्यों मानते हैं, बहरामपुर से क्यों नहीं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैं भी इसका आंसर आपको दूंगा, लेकिन 1857 रिवोल्ट की पार्ट 2 वीडियो में। इसके साथ साथ पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको 1857 रिवोल्ट के मेजर कॉजेज़ के बारे में भी बताऊंगा, जैसे कि इकोनॉमिक कॉजेज़, पॉलिटिकल कॉजेज़, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ एट्सेट्रा। इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में समझने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।